हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के छात्रों के लिए एक अच्छी प्रमेय है जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी प्रमेय है। आप इस प्रमेय को आज देखेंगे तो हम आपको ये प्रमेय थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं और इसको आप लोग देखें और सीखें। बार बार वीडियो देखेंगे और आपके समझ में आ जाएगी प्रमेय, क्योंकि कोई ज़्यादा कठिनाई वाली नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छी प्रमेय है। तो देख लें इसको। तो इसमें लिखा है, जो इसका स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से भी आ सकता है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। कोष्टक में थेल्स प्रमेय लिखा है हमने, या सीधा आएगा कि थेल्स प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अगर इस प्रकार का आया है कि थेल्स प्रमेय लिखिए या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लिखिए या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखिए, तो इसके लिए तुम्हें ये प्रमेय जो है पूरी लिखना पड़ेगी। प्रमेय की जो परिभाषा स्टेटमेंट है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लें इसमें जो प्रमेय दी गई है, प्रमेय का जो कथन है, किस प्रकार से प्रमेय का कथन है, इस प्रमेय को कथन के रूप में देखेंगे। तो इसमें होता है थेल्स प्रमेय में कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं उनमें से किसी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा अगर खींच दें तो वह अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किताब में भी इससे मिलता जुलता कथन ही लिखा हुआ है, ये भी पेपर में आ सकता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। सिद्ध करना है इसको। तो प्रमेय 6.1 है, थेल्स प्रमेय है। तो आप लोग देख लेना है, अध्याय 6 NCERT की किताब का है। तो समझें इसमें क्या करना है हमें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बना लेना है। कहीं पर भी हम एक त्रिभुज बना लें। मान लो कि हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लें। सबसे पहले त्रिभुज ही डायग्राम में बनाना है, फिर इसके बाद ज्ञात है, सिद्ध करना है, और रचना और उपपत्ति। इस प्रकार से 2-3 चीज़ें और इसमें लिखना पड़ेंगी। इसको हम थोड़ा और एक भुजा थोड़ी लंबी कर दें, इस प्रकार से देख लें। आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमें किस प्रकार से इस त्रिभुज को बनाना है। एक तरफ थोड़ी छोटी और एक तरफ की भुजा लंबी कर देंगे, जिससे थोड़ा पता चलता रहेगा क्लियर। तो मान लें कि एक त्रिभुज ABC है, इसको हम यहाँ A लिखेंगे, B लिखेंगे और C लिखेंगे। थोड़ा वीडियो जो होता है वो बार बार सेट होने में, मोबाइल को सेट करने में थोड़ा समस्या आ रही है, इसलिए थोड़ा इसको ठीक से देख लें। कभी कभी भद्दा दिखाई देने लगता है, साफ नहीं दिखता है। तो इसमें है कि एक त्रिभुज ABC हमने बनाया है। अब यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लें कि इस BC के समांतर हम यहाँ से एक रेखा खींच दें। जो BC भुजा है, नीचे वाली भुजा, इसके समांतर मान लो हम यहाँ से एक रेखा खींच दें। तो ABC, इसके बाद इनका नाम लिख दें कि ये बिंदु इधर D है और ये वाला बिंदु जो है वो E है। तो एक त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज में DE जो है वो BC के समांतर है। तो हमें इसमें ज्ञात में लिखना है, फिर जो रचना आएगी या सिद्ध करना रहेगा वो सब चीज़ें हम लिखेंगे। तो पहले हम इसको लिखेंगे ज्ञात है। क्या लिखेंगे ज्ञात में कि त्रिभुज ABC में DE समांतर, अगर हम 2 लाइन इस प्रकार से खींचेंगे तो ये समांतर का चिन्ह है। तो जो DE है वो BC के समांतर है, DE समांतर BC है। जो AB को बिंदु D पर, जो भुजा AB है
तो ए बी को बिंदु डी पर तथा दूसरी जो भुजा है इधर ए सी है, तो ए सी को बिंदु कौन सा बिंदु है ये ए सी पर ई, तो ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार से हमने ये ज्ञात में या दिया में लिख लिया है। तो क्या लिखा है ज्ञात में कि ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में डी ई बी सी के समांतर है, जो ए बी को बिंदु डी पर, जो ए बी है उसको बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये तीनों भुजाओं का काम हो गया इधर पे, इसके समांतर है और इन दो भुजाओं को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन में जो दिया था उस हिसाब से कि जो भुजाएं हैं, अन्य भुजाएं हैं, उनको समान अनुपात में विभाजित करती हैं। लिखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात, मतलब है कि जो ए डी और डी बी का जो अनुपात है ये सिद्ध करना में आएगा। ए डी बटे डी बी का जो मान है वो इधर की जो अनुपात है ए ई बटे ई सी, इन टुकड़ों के अनुपात जो आपस में हैं इनके बराबर है। अब इस पे आधारित कुछ सवाल भी आ सकते हैं, तो इसी प्रकार से सॉल्व होंगे वो। तो ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, देख लें ध्यान से। ए भुजा इसके समांतर खींची गई है, तो सिद्ध करना है कि ए बी भुजा को ए डी और डी बी के अनुपात में बांटती है और ए सी भुजा को ए ई और ई सी के अनुपात में, और ये अनुपात कैसे हैं, समान हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है। अब रचना लिखेंगे हम इसमें। रचना में जो करना है उसको हमें मिला देना है पहले। तो जैसे B को E से मिला दें, देख लें इधर B और E को मिला देना है। पेपर हम अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे मिलाने में। तो इसको इस प्रकार से डॉटेड लाइन में मिलाएंगे। तो B को E से मिला दिया है और D को C से मिला देंगे। इस प्रकार से हम डॉटेड लाइन इसमें भी कर देंगे, डॉट वाली ये। इसके बाद E बिंदु से हम इधर इस AB पर एक लंब डालना है। तो लंब के लिए क्या होगा कि 90 अंश का कोण बनाती हुई समझो एक लाइन हमें खींचनी है। तो ये लंब कहलाएगा। इधर E बिंदु से EF मान लेंगे कि EF जो है वो लंब है। मान लो कि जो हमने इधर खींचा है JF है, तो इसको अब हम सीधा रख लें इस प्रकार से, और A बिंदु जो है वो F बिंदु है। इधर से भी लंब खींच सकते हैं, लेकिन हम इसी प्रकार लिख देंगे तो हम ज़्यादा कठिनाई नहीं रहेगी, नहीं तो फिर दूसरे साइड वाला भी त्रिभुज हमें पूरा लिखना पड़ेगा और फिर वही क्रिया करना है। तो रचना में जो हमने किया है वो लिखना है। तो रचना में सबसे पहले हमने क्या किया है कि बिंदु B को E से, तो लिख देंगे हम इधर बिंदु B को E से तथा D को C से मिलाया। इसके बाद क्या किया है कि EF लंब, जो उल्टी टी जो बना है चिन्ह, ये लंब का चिन्ह है। तो जो EF है वो AB पर लंब है। EF लंब AB खींचा। तो AB भी है, AB भी पूरी भुजा है और AD भी वही है। ठीक है, तो EF को हम AB लिख दें या AD लिख दें, एक ही चीज़ है। तो हमने AB लिख दिया है कि AB यानी पूरी भुजा पर EF लंब है। अब मुख्य रूप से हमें उत्पत्ति करनी है। इसकी उत्पत्ति में ही सिद्ध होगा कि क्या सिद्ध करना है। तो इसके लिए उत्पत्ति में क्या करना है हमें कि एक त्रिभुज हमें लेना है ADE,
ध्यान से देख लें कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डी ई, और इस भुजा से लगा हुआ त्रिभुज कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, डी बी ई, ए त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हमें लेना है। ठीक है, इनका हम अनुपात लिखेंगे। जो अनुपात होता है, अनुपात, तो क्षेत्रफल लिखें या इसका एरिया भी लिख सकते हैं। हम एरिया लिखे देते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इसको भी वो इंग्लिश में अपना ट्रांसलेट कर लें। तो एरिया त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज ए डी ई, और बटे में लिखेंगे एरिया त्रिभुज डी बी ई, ए आर लिख देंगे। और हिंदी मीडियम में भी अगर नहीं एरिया लिखना है तो क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो एरिया त्रिभुज डी बी ई, इन दोनों त्रिभुजों को हमें लिखना है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो सूत्र लगाएंगे इधर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अब हमें इस त्रिभुज के लिए लिखना है ए डी ई के लिए। अब चूंकि हमने ई से एफ लंब खींचा है, ए डी पर है, अगर ये इस त्रिभुज को देखेंगे तो ये ए डी पर लंब कहलाएगा। तो ई एफ तो ऊंचाई हो जाएगी। अगर इसको हम इस प्रकार से घुमा के देखेंगे इस त्रिभुज को, तो ए आधार है और ए ऊंचाई है। और जब इस त्रिभुज को भी देखेंगे, ध्यान से देख लें, इस त्रिभुज को देखेंगे तो इसमें जब अधिक कोण त्रिभुज दिख रहा है इधर पे, क्योंकि अधिक कोण है तो एक भुजा बढ़ाई गई है, फिर लंब डाला गया, तो ऊंचाई इसकी ई एफ ही मानी जाएगी। तो इस त्रिभुज में भी आधार लिखेंगे हमें डी बी, और ऊंचाई को हमें ई एफ ही लिखना पड़ेगा। तो देख लें इधर क्या करना है, हमें 1/2 लिख दिया है हमने। अब इसके लिए आधार हम ए डी मानेंगे कि इसका आधार ए डी है, और जो ऊंचाई है वो ई एफ है। और यही क्रिया नीचे के लिए है। तो 1/2 आधार हमें अब डी बी लिखना है, और ऊंचाई वही लिखनी है जो ऊपर वाले त्रिभुज में भी लिखी है, ई एफ। अब यहाँ हम लिखेंगे, कोष्टक में लिख देंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसी सूत्र से हमने किया है, त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। जी हम साइड में लिख देंगे। अब इसमें से जो कटने वाली चीज़ है, 1/2 और 1/2 कट जाएगा, ई एफ और ई एफ कट जाएगा। तो बचा हुआ है अब एरिया त्रिभुज ए डी ई, और बटे में बचा है एरिया त्रिभुज डी बी ई, और बराबर आएगा ए डी, और बटे में बचा है डी बी। इसको हम एक समीकरण मान लें। तो देखें 1/2 कट चुका है, ई एफ कट गया है, तो ए डी बटे डी बी बचा है। ये इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया है। अब हमें इसी प्रकार लिखना है, इसी प्रकार जिस प्रकार हमने इस त्रिभुज को लिया है और इस त्रिभुज को लिया है, ऐसे ही अगर हम इस त्रिभुज को लेते हैं और इस साइड वाला त्रिभुज डी सी ई, अभी लिया था डी बी ई, चूँकि ये दोनों त्रिभुज ए भुजा और ए भुजा समांतर है, तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं, और इनमें से जो डी ई भुजा है वो इस त्रिभुज में भी है और डी ई भुजा इस त्रिभुज में भी है। तो डी ई जो है वो आधार अगर हम मान लें, तो एक प्रमेय थी कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हों तो वो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। अभी हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज ए डी ई और डी सी ई, इसका अनुपात निकालेंगे अगर, तो इसी प्रकार एरिया त्रिभुज ए डी ई वही लिखना है जो ऊपर लिखा है, यही समान रहेगा अभी। और नीचे जो त्रिभुज लिखना है वो इस साइड वाला लिखना है, डी सी ई,
जैसे डी बी ई इधर भुजा के लिए था, डी बी भुजा के लिए, तो ई सी भुजा के लिए लिखना है तो डी सी ई लिखना है, त्रिभुज डी सी ई लिखेंगे। और इसका मान कैसे निकलेगा, जैसे इनके एरिया का जो अनुपात आया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों त्रिभुजों का, इस त्रिभुज का और इससे लगा हुआ जो ये त्रिभुज है, तो ए डी बटे डी बी आया है। ऐसे ही जब फिर से हम ये त्रिभुज लेंगे और इससे लगा हुआ त्रिभुज है डी सी ई ए वाला, तो ऐसे इसमें ए डी बटे डी बी, तो इसमें ए ई बटे ई सी आ जाएगा, ए ई बटे ई सी, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। वैसे हम इधर लंब डाल सकते थे इस पर भी, तो क्रिया वही फिर यही करना पड़ता। तो इसी प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि इनका भी जो एरिया है वो ए ई बटे ई सी के बराबर है। अब समीकरण 1 और 2 को हम देखते हैं ध्यान से कि इधर की ऊपर की संख्या ये समान है, लेकिन ए क्षेत्रफल में बराबर नहीं है। लेकिन ए क्षेत्रफल में बराबर है तो हम इसको लिखेंगे कि क्यों बराबर है, तो इसका हम एक कारण लिख देंगे। तो हमें इधर पहले लिखना है कि परंतु एरिया त्रिभुज डी बी ई, जो नीचे जो त्रिभुज लिखा है ध्यान से देखें, डी बी ई लिखा है, कौन सा त्रिभुज है, एरिया त्रिभुज डी बी ई का जो मान है वो एरिया त्रिभुज डी सी ई के बराबर है। अभी हमने पहले आपको बताया है, तो उसको हमें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज है, ए वाला त्रिभुज है, ध्यान से देख लें, ये डी ई भुजा है इस त्रिभुज में भी है, और डी ई भुजा ये इस त्रिभुज में भी है। तो दोनों त्रिभुज जो हैं इसका आधार मान लें हम कि डी ई है आधार, और एक ही समांतर रेखा है डी ई और बी सी के बीच स्थित हैं, इसलिए क्षेत्रफल में आपस में बराबर है। तो हम इधर लिख देंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं, यानी इधर आधार का भी हम नाम लिख सकते हैं, एक ही आधार इधर लिख दें कि डी ई, तो दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी ई और एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं, एक ही समांतर रेखा, तो जो डी ई है वो इसके समांतर खींची गई है, तो एक ही समांतर रेखा और डी ई और बी सी के बीच स्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि एक ही आधार पर है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच अगर दो त्रिभुज बने हैं, ये पिछली कक्षाओं में प्रमेय पढ़ी है कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो क्षेत्रफल में आपस में बराबर होते हैं, तो इनके क्षेत्रफल जो हैं वो आपस में बराबर हैं। ये ध्यान रखना, डी बी ई इस वाले को हमने लिखा है, इसको और इसको, तो ये ऊपर तो पहले से बराबर हैं, नीचे का हमने ये सिद्ध कर लिया है कि ये भी बराबर है। कारण ये है उनका बराबर होने का क्षेत्रफल में। तो जब ये क्षेत्रफल में बराबर हैं तो मतलब है कि ये पूरा पक्ष जो है इस पूरे पक्ष के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, जब इनके ये बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे तो ये दाएं भी बराबर हो जाएंगे, तो सिद्ध हो जाएगा जो हमें सिद्ध करना है। तो क्या करना है हमें कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करनी है। जब समीकरण 1, 2 की हम तुलना करेंगे तो ये बाएं पक्ष बराबर हैं, ऊपर एक सा दिख रहा होगा आप लोगों को, और नीचे का हमने अभी सिद्ध किया है कि एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज होते हैं वो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो नीचे के मान भी बराबर है। तो ये पूरा पक्ष इस पूरे पक्ष के बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं दोनों साइड, तो ये राइट भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ए डी बटे डी बी का जो मान है वो ए ई बटे ई सी के बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो हमें इस प्रमेय में यही सिद्ध करना है, तो हम इधर प्रूव्ड लिख सकते हैं, PROVED लिख दें,
तो देख लें, एक बहुत ही अच्छी प्रमेय है जो आप लोगों को सीख लेना है, क्योंकि इस अध्याय से 4 अंक का है मध्य प्रदेश की जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसमें। तो आप लोगों ने देखा है, समझा होगा, इसको आप लोगों की समझ में आई होगी। तो हमारा जो चैनल है पूजा कोचिंग राठौड़ सर, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही नए सवालों के अपडेट आपको मिलती रहेंगे। बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे नए सवालों के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे और आप इनको